नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नागेंद्र गंगोला उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस से और आपसे फिर से मुखातिब हूँ। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, हमारा जो लेक्चर चल रहा है, सीरीज चल रही है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। और पिछले लेक्चर में हम इन सब चीज़ों पे बात कर चुके हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, जो बेसिक एस्पेक्ट होते हैं कि वक्त कैसे हम प्रबंधन कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट इसका क्या उद्देश्य है, क्यों आवश्यक है, इसके समय बर्बाद करने वाले क्या कारक हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्राइसिस वर्सेस मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे हमारे मिसमैनेजमेंट के जो कारण हैं वो। तो हमने कहा था कि अगले में हम डिटेल में आपको इनको हटाने और इनसे पार पाने की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा पिछली बार से ए बिट लेंदी हो सकता है लेक्चर, लेकिन आपको इसमें काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए मिलेगी, जिसके लिए आप ये मॉड्यूल कर रहे हैं। तो उसकी सार्थकता सिद्ध होगी अगर आप इसको गौर से सुनेंगे। तो चलते हैं, आज के इस लेक्चर के हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो हम देखेंगे कि जो टाइम पिछली बार हम वेस्ट कर रहे थे, इस बार उसको प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। अब हम आपको रेमेडीज़ बताएंगे। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कही थी कि टाइम मैनेजर हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और हम अपना स्टाइल जानेंगे, पर्सनल स्टाइल, कि मैं कैसा टाइम मैनेजर हूँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज के ज़रिए। और एक बड़ा अच्छा जादुई करिश्माई कह सकते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स आपके सामने लाऊंगा, जिसे यूज़ करके अच्छे अच्छे मैनेजर्स, अच्छे अच्छे जो कॉरपोरेट में बड़े लीडर्स हैं, सीईओज, और जो टाइम मैनेजर हैं, वो लोग अपने को हेल्प कर रहे हैं। टाइम मैट्रिक्स कहते हैं इसे। और लास्ट में एक बढ़िया एग्जाम्पल, हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ, उसके साथ फिनिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले कैसे अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाएंगे, जिस टाइम को हम पिछली बार वेस्ट कर रहे थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है तो आपको प्रायोरिटाइजिंग की आर्ट सीखनी होगी। जैसे हम कहते हैं कि किस चीज़ को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपनी लाइफ में। तो प्रायोरिटाइज करने के लिए आप हवा में कभी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीखना है, दिस इज़ एन आर्ट, तो आप हवा में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हवा में आप गोल नहीं कर सकते, अपने हवा में ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते, साध नहीं सकते, तो लिखना होगा। तो प्रायोरिटाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है, 4 इसके सेट होते हैं। एक डू यानी करना, दूसरा डेलीगेट, तीसरा डिले और चौथा डिलीट। तो मैं जल्दी में बताऊंगा क्योंकि इन लेक्चर्स में इतना टाइम नहीं होता है। तो आप देखिए, डू का मतलब है कि पहले मैं आपको बताता हूँ ये स्टेप कैसे करिए। पहले एक डायरी में आप अपने रोज का जो वर्क है, जितने याद आ रहे हैं उन्हें लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद आप उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। सबसे पहले आपके कौन से 2-3 इंपॉर्टेंट, 4 इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनको हर हालत में निपटाना है, उन्हें नंबरिंग कीजिए। दिस इज नंबर 1, 2, 3, और ये 3 तो प्रायोरिटी हैं और बाकी भी करने हैं, लेकिन ये हर हालत में होने चाहिए। तो पहले आप उसे करेंगे। उसके बाद आप ये देखिए, उन वर्क में जो वर्क बचे हैं आप, उनमें से कोई वर्क ऐसा है ये लोग नहीं जानते, और ये सबसे बड़ी आर्ट होती है जिसे डेलीगेट कहते हैं। कोई ऐसा वर्क है जिसे मैं न करके मेरा ब्रदर, सिस्टर, भाई या मदर, या फिर मेरा कोई कलीग, या फिर मेरा कोई दोस्त, कोई और कर सकता है, ऑफिस असिस्टेंट, कोई भी कर सकता है, जिसमें मेरे नॉलेज या मेरी जो एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ मेरे लिए एक टाइम वेस्टर होगा। मैं इसको किसी और को डेलीगेट कर दूंगा। सो डेलीगेशन इज़ एन आर्ट, ये भी आप सीखिए। बाकियों को डेलीगेट कीजिए। कुछ ऐसे वर्क होंगे जिनको आप आज नहीं भी करें तो चल जाएगा, आज से 5 दिन बाद भी, तो उनको पॉइंट लगा के 5 डेज को बाद उसमें एक लिखिए, और 5 दिन के बाद वाले पेज में पहले से ही उन्हें लिख के रख लीजिए। या अगर 10 दिन बाद चाहिए तो 5वें 6ठे दिन में उन्हें कहीं नोट कर लीजिए, जिससे कि आपके पास फिर भी हाथ में 4 दिन बचे रहें। तो इसे कहते हैं डिले करना। और कुछ वर्क ऐसे होंगे जो आपके माइंड में अभी फालतू में आए, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसे डिलीट कर दीजिए परमानेंटली। और आप देखेंगे फालतू वाले वर्क बहुत हैं जो हम ज़्यादा कर रहे हैं, और प्रायोरिटी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रायोरिटाइज। इसे प्रायोरिटाइज करना सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी टाइम मैनेजमेंट। देखिए, प्रायोरिटाइज करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एड्रेस द अर्जेंट। सबसे अर्जेंट को सबसे पहले लो, और जिसको जल्दी निपटा सकते हो उसे उसी समय निपटाओ। इसके लिए मैं 1 या 2 मिनट रूल कहता हूँ। मान लिया आपके मन में कोई काम आया और आपके मन में अभी करना है, आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या मैं इसे 2 मिनट के अंदर कर सकता हूँ या 1 मिनट।
अगर यस मिलता आंसर तो तुरंत उसे करिए, आप देखिए आपके 50 काम ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल अकॉम्प्लिश व्हाट यू कैन अर्ली। अटैच डेडलाइंस टू थिंग्स यू डिले, जिसको आपने डिले किया, मैंने कहा आपसे अभी कि उसको डेडलाइन दे देना, यानी कि अगर 10 दिन बाद चाहिए तो छठे दिन से उससे काम शुरू कर देना है। ऑर्गेनाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है, जो अगली चीज़ है जिसकी ओर बढ़ेंगे हम। देखिए ऑर्गेनाइज करने के लिए छोटे छोटे लाइफ स्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। आप अपने कपड़े कहाँ रखते हैं, अगर आप उसे ऐसे ही टांग देते हैं आते हुए या एक ही जगह पे इकट्ठा करते हैं हर जगह, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो चीज़ है जिसके आप ऊपर आप कपड़े रख रहे हैं और ढेर लगाते जा रहे हैं, उस चीज़ को ही वहाँ से हटा दीजिए। और कपड़ों को जैसे ही वहाँ पर जाएंगे वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आपको याद आएगा मुझे ऑर्गेनाइज करना था। टेबल को ऑर्गेनाइज कीजिए, घर को ऑर्गेनाइज कीजिए। चाबी को आप जाते वक्त सिर्फ ऐसी जगह पर रखें कि आते वक्त भी वहीं रखें और जाते वक्त भी वहीं से पिक करें, तो आपकी चाबी कभी नहीं खोएगी। जो चीज़ें छोटी छोटी आपको टेंशन में देती हैं, आपकी अगर कोई फाइल्स हैं तो डॉक्यूमेंट की उन्हें बिल्कुल टैग करके रखिए। सो ये ऑर्गेनाइज करना। ठीक वैसे ही लैपटॉप में और ड्राइव में भी आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके फोल्डर वाइज रखिए। तीसरा मैंने कहा था कि लोगों से ना कहने की आदत आपको होनी चाहिए। लोगों से ये मत सोचिए कि इससे मैंने ना कह दिया तो ये क्या सोचेगा, बल्कि आप स्मार्टली उन्हें नहीं कहने के तरीके ढूंढिए। और ये देखिए कि आप हर चीज़ नहीं कर पाएंगे इस दुनिया में, अपने काम भी और दूसरों के काम भी। और आप ऐसी चीज़ें, दूसरों की जिम्मेदारियां तो बिल्कुल भी न लें जो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बाद में आप उनके भी बुरे बनते हैं और अपने भी बुरे बनते हैं। और अपने गोल के प्रति अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप कोई दूसरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारी में लेने से बचेंगे। अब एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम कहीं वेट करते हैं, जैसे हमें कहीं बस स्टॉप पर रुकना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रुकना है, डॉक्टर के ऑफिस में वेट करना है, मरीजों की बहुत कतार है, आप प्लेन के लिए रुके हैं या कहीं ऐसे ही बैठे हैं, आप कहीं जल्दी पहुंच गए, ये सब चीज़ें भी आपसे बहुत टाइम वेस्ट कराती हैं। तो अगर आपको कहीं जाना है तो अच्छी बात है कि आप अपने पास कोई बुक ले जाएं, या अपना ये सोचें कि मैं उस समय अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट का लॉग बुक ही भर लूँगा। या फिर आप ये सोचिए कि मैं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, कल मुझे 2 घंटे वहाँ वेस्ट होंगे, तो मैं जो कर रहा हूँ उसको पढ़ लूँ और रिकॉर्ड कर लूँ और वहाँ अपने फ़ोन में सिंपली से प्ले कर लूँगा बस में यात्रा के दौरान। या और डॉक्टर के वहाँ बैठा हूँ तो नॉलेज गेन कर सकता हूँ, चारों ओर जितनी चीज़ें पढ़ रहा हूँ अगर मुझे उसमें से कुछ नहीं आता तो मैं गूगल करूँगा एंड आई कैन गो थ्रू। सो दिस इज़ यूटिलाइजिंग योर टाइम। ऐसे कई तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपने वेटिंग टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप किसी से पत्र व्यवहार कर सकते हैं, किसी को मेल लिख सकते हैं, आप अपने ऑफिस के लिए कोई मैमो तैयार कर सकते हैं, लेटर्स टाइप करने वो लिख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंग एंड जस्ट यूटिलाइजिंग एवरी बिट ऑफ योर टाइम। अगली बात आती है कि आपके पास जो गोल हैं उस पर फोकस रखिए। एक बार में बहुत सारी चीज़ों पे फोकस मत करिए। जो आपके हाथ में गोल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उन्हें पहले निपटाइए और उसके बीच में कोई इंटरप्शंस आते हैं तो उनसे दूर जाइए। ये आपके टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेज करने में हेल्प करेंगे। अब आता है सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, ठीक है, $1,000,000 क्वेश्चन। हमने बचपन से सुना है कि माँ बाप या पेरेंट्स या फिर आस पड़ोस वाले या रिश्तेदार, नातेदार रिश्तेदार, वो आपसे कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो भाई, सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, बड़ा प्रोडक्टिव होता है, सुबह पढ़ने से ऐसा होता है, आपके दिमाग खुल जाता है, आपको सब याद होता है। सो साइंस और रिसर्च ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक का एक पर्सनल प्राइम टाइम होता है। वो पर्सनल प्राइम टाइम उसके जो आउटपुट के लिए बेस्ट टाइम होता है। अब वो मॉर्निंग भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, लेट नाइट हो सकता है कि आपको रात में देर तक उठने की आदत हो और आप बहुत अच्छा वर्क करते हो, तो आपका पर्सनल प्राइम टाइम वो है। हो सकता है आपको दिन में पढ़ना और फोकस, आप दिन में काम करने से बहुत फोकस फील करते हैं, तो वो आपका प्राइम टाइम। और हो सकता है आपका मॉर्निंग हो, तो आपका वो प्राइम टाइम है। जो आपका प्राइम टाइम है, जहां आप वर्क एंजॉय करते हैं, वही आपका प्राइम टाइम है। जहां आप वर्क में सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, वही आपका प्राइम टाइम है। जहां आपके वर्क का आउटपुट सबसे ज़्यादा होता है, वही आपका प्राइम टाइम। जिसको आप ओवरऑल मेहनत करते वक्त एंजॉय करते हैं, वही आपका प्राइम टाइम है। तो आप चाहे दिन में हो, रात हो, दोपहर हो, लेट नाइट हो या अर्ली मॉर्निंग हो, आप छांटिए और उस वक्त आप अपना काम कीजिए और भूल जाइए वो सब डायलॉग कि सुबह का
पड़ा हुआ याद होता है। तो कंसीडर योर पर्सनल प्राइम टाइम। और एक और बात जो खास है कि जब आप एक गोल अचीव करते हैं तो अपने को एक इनाम देना ना भूलें, चाहे आप कहीं घूमें, चाहे पार्टी करें या एंजॉय करें, बट सेलिब्रेट योर सक्सेस। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। टाइम मैनेजर्स कैसे स्मार्ट, क्या होता है स्मार्ट वर्क? टाइम मैनेजर हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं। तो एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक साबुन बनाने की फैक्ट्री थी, जल्दी मैं बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। उस फैक्ट्री में, बहुत रेप्यूटेड फैक्ट्री थी, एक साबुन का बॉक्स बिना साबुन के आके मॉल में पहुंच जाता है। और वहाँ पर जब एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है उसे घर ले जाता है, उस वो खाली होता है, दबा के देखता है, तो वो उस पर कोर्ट केस कर देता है कंज्यूमर फोरम पे। और कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा उसको देना पड़ता है और कंपनी की रैपो भी बिगड़ती है। तो कंपनी उस रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को बुलाती है जो उस प्रोडक्शन लाइन में था, और उसको पता चलता है कि वो बहुत पुराना व्यक्ति है, 20-30 साल से काम कर रहा है, उसे निकाला नहीं जा सकता इतनी आसानी से। तो उसको एक पनिशमेंट देती है और कहती है कि तुम अब से जो लाइन है जहाँ पर बन के चीज़ें निकलती वहाँ पर जाओगे और हर एक डब्बे को हाथ से दबा के चेक करोगे कि साबुन है कि नहीं। तो उसके बाद वो जब ये करता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, उसकी आंखें दुखने लगती हैं, पीठ में दर्द, हाथ में दर्द। तो अपने एक दोस्त के पास जाता है, कहता है कोई उपाय बताओ। तो कहता है यार मैं सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ कि एक स्कैनर लगा देता हूँ और मेरे पास पड़ा है, और देख लेना जहाँ नहीं होगा डब्बे में वो हटा देना डब्बे को। तो वो बैठ जाता है, बड़ा खुश होता है, स्कैनर के सामने बैठता है तो देखता है कि स्क्रीन में देखते देखते उसकी आंखों से पानी आने लग गया और दिन तक वो बहुत परेशान हो गया और उसकी आंखें दुखने लगी। वो रात को अपने दोस्त के पास जाता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, स्कैनर में देख नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत मुश्किल आ रही है, आप क्या करें। तो कहता है अब तो एक ही बात है कि एक नया लड़का आया है कंपनी में, सुना है काफ़ी क्रिएटिव है, उसके पास जाइए, बड़ा स्मार्ट वर्क माना जाता है। तो ये उसके पास जाता है, विनती करता है। तो कहता है अच्छा भाई साहब ठीक है, आप ऐसा कीजिए 1,000 या 1,200 रुपये यहाँ रख जाइए और कल आइएगा और आपकी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन। ये बड़ा आश्चर्य भी करता है और सोचता है कि पहली बार पैसे भी मांगने लगा, लेकिन रख के चले जाता है। अगले दिन आता है और हाँ वो उससे जाते हो कहता है कि कल कुछ किताबें, मैगजीन और इंटरेस्टिंग बुक्स भी ले आइएगा। तो ये अगले दिन पहुंचता है तो देखता है कि वो जहाँ पर लाइन, जहाँ से साबुन निकलते हैं वहाँ पर उसने एक बड़ा सा फर्राटा फ़ैन लगाया होता है खरीद के, और उसको दबा देता है। कहता है अब आप इत्मीनान से बैठ के किताबें पढ़िए, नॉवल एंजॉय करिए, जो साबुन हल्का होगा वो उड़ के साइड हो जाएगा, जिसमें साबुन नहीं होगा और बाकी आगे निकल जाएंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्मार्ट वर्क। एंड स्मार्ट वर्क जब आप करते हैं तो आप क्रिएटिव होते हैं और आपका टाइम बचता है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क में जो है आप बहुत चीज़ें ले लेते हैं ऐसी भी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो टाइम मैनेजर हमेशा स्मार्ट वर्क को प्रेफर करते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्टाइल क्या है। यहाँ पर मैंने कहा कि आपके टाइम में 3 पहलू होते हैं, एक प्लानिंग का, एक करने का और एक लोगों से इंटरेक्ट करने का। प्लानिंग का मतलब है कि आप कैसे ऑर्गेनाइज किया अपना टाइम। डूइंग मतलब कितना अपना प्लान कर पाते हो। इंटरेक्टिंग मतलब लोगों के साथ कैसे काम करते हो क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ टाइम मैनेजमेंट का मतलब हाउ एफिशिएंटली वर्क विद द पीपल। तो प्लानिंग, डूइंग, इंटरेक्टिंग के स्केल में आप अपने को नापिए ऐसे। आप प्लानिंग में प्लस दीजिए या माइनस दीजिए अपने को, डूइंग में भी प्लस या माइनस दीजिए, और प्लस माइनस इंटरेक्टिंग में भी दीजिए। प्लस का मतलब है आप स्ट्रॉन्ग हैं इस चीज़ में, प्लानिंग में, और माइनस का मतलब है आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, अपनी टिक करिए और फिर इससे मिलाइए जो मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूँ। अगर आपके पास, आप एक प्लस टाइम मैनेजर कहलाएंगे अगर आपके पास 2 से ज़्यादा या 2 प्लस हैं। और उनका मतलब क्या होगा, आपकी स्टाइल, ये मैंने आपके राइट साइड लिखी है कि इस, अगर ये प्लस है प्लानिंग और इंटरेक्टिंग का, एक बैलेंस पर्सन है, इस तरीके से आप इससे मिला सकते हैं अपना स्टाइल। अगर आपके माइनस आते हैं तो आप इस स्टाइल को फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी पर्सनालिटी में आप किस स्टाइल के व्यक्ति हैं। तो इससे आपको अपने बारे में एनालाइज हो जाएगा और ये स्टाइल एनालिसिस कहलाता है। तो ये आप ज़रूर देखिए और आपको एनालाइज कीजिए। और हम अंतिम दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जो मैंने कहा था कि एक शानदार चीज़ है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। इसमें 4 चीज़ें होती हैं। पहला कोना है जिसको हम मैनेज करना कहते हैं, दूसरा होता है फोकस करना कहते हैं, तीसरा अवॉइड करना कहते हैं, और चौथा भी अवॉइड करना कहते हैं।
तो पहला क्या है, मैनेज। अगर आपके पास कोई क्राइसिस है, यानी वो काम करना है, नहीं तो कुछ नुकसान होगा, तो उसको मैनेज करना ही होगा आपको। डेडलाइन है, सबसे पहले उसे मैनेज करना होगा। और आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है टू पे। आप अपनी प्लानिंग पे फोकस रखिए, किस चीज़ को हमने नहीं करना उस पर फोकस कीजिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस कीजिए लोगों से, और रिक्रिएशन पे फोकस कीजिए, यानी कि अपने को रिक्रिएट करना, अपने को एनर्जाइज करना दोबारा। और किन चीज़ों से बचना है, जो भी इंटरप्शन है उनसे बचना है, जो आपकी मीटिंग होती हैं ऐसी जिसका कोई मतलब नहीं है, उनसे बचना है। और बचना हमें पॉपुलर एक्टिविटीज़, जहाँ पर हमें नाच गाना और टाइम वेस्ट करना होता है, या फिर लोग जाते हैं लेकिन उस टाइम का कोई मतलब नहीं होता। ट्रिविया, छोटी छोटी चीज़ों से जो टाइम वेस्ट करती हैं। बिजी वर्क, जो आपको बिजी रखता है लेकिन उसका आउटपुट नहीं होता, उसको भी अवॉइड कीजिए। खाली फोन्स कॉल, जो उसे भी अवॉइड कीजिए। टाइम वेस्टर, जो टाइम रॉबर्स मैंने कहे थे, उसे भी अवॉइड कीजिए। और प्लेजेंट एक्टिविटी, जो ज़्यादा ही आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर देती हैं, उन एक्टिविटीज़ पे भी ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए, उसको भी ज़्यादा अवॉइड कीजिए। ये किनारे के एरो दिखाते हैं कि अगर आप जो है ऊपर के जो बॉक्स हैं उसमें हैं, तो आप वन की ओर को ज़्यादा फोकस हैं। और ऐसे ही आपको ये जो एरो हैं ये दिखाते हैं कि किस तरीके से कौन सी चीज़ अर्जेंट है, कौन सी चीज़ नॉट अर्जेंट है। तो अर्जेंट चीज़ों को पहले करें। अब इस टाइम मैट्रिक्स में अगर ये देखें कि अगर आप पहले वाले कॉलम में थे वहाँ, तो पहले वाले कॉलम में जो मैंने ये दिखाया था आपको, उसका मीनिंग लिखा है। क्राइसिस और डेडलाइन है, तो यहाँ देखिए उनको डील करना है जितनी जल्दी हो सके। अब चलते हैं, अगर ये है फोकस वाला, तो उनको प्लान करना है। और वैसे ही जो तीसरा है अवॉइड वाला, तो उसको ये देखना है कि आपके शेड्यूल में उसे कहाँ रखा जा सकता है और कुछ चीज़ों को क्या एलिमिनेट किया जा सकता है। और अगर चौथा है अवॉइड वाला, तो आपको देखना है कि इन सब डिस्ट्रैक्शन को मैं कम से कम कितना कर सकता हूँ। तो ये मैट्रिक्स था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके से जो टाइम मैनेजमेंट है, इसमें आपको अगर सारी चीज़ों को आप एक इंटीग्रेटेड तरीके से सीखेंगे, तो आप जितनी भी मैंने स्लाइड्स दिखाई हैं और जितनी भी बातें बताई हैं, उसमें अपना स्टाइल देख के और अपनी पर्सनालिटी को पहचान के, मैट्रिक्स की मदद लेके, और जो मैंने आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव करने के अपने आप को जो तरीके बताए हैं, उन सबको अडॉप्ट करके आप ज़रूर एक अच्छे टाइम मैनेजर बन सकते हैं। सो होप कि आई कुड टीच यू सम ऑफ द इन्स एंड आउट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, एंड दिस टाइम मैनेजमेंट will actually take you towards the zenith of the success। और मैं आशा करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को सीख के एक अच्छे टाइम मैनेजर बनने के बाद अपने गोल्स के प्रति ज़्यादा आशावान और ज़्यादा निर्णायक स्थिति में होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।